डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना फैकल्टी मेंबर कृष्णा फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले 2 3 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। एक लेक्चर मिस हो गया था बीच में, इसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी, तो धान की खेती मोस्टली रह गई थी। तो अब हम आज बात करेंगे धान की खेती के ऊपर, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे हमने बनाने की कोशिश की है, रखने की कोशिश की है, ताकि यूपी कैडेट 2023 को एंट्रेंस एग्जाम को आप लीड कर सकें। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। धान की खेती हेडिंग पढ़िए ऊपर। जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल जो भी जानकारी क्लासिफिकेशन इसका है वनस्पतिक नाम से स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम कंप्लीट खेती उपज तक जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि सबको पता है, वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे ओराइजा सटाइवा। ठीक है, सबको पता है ओराइजा सटाइवा। उसके बाद उत्पत्ति स्थान यहाँ पर लिखा है दक्षिण पूर्वी एशिया या इंडो बर्मा। ठीक है, दोनों में से ऑब्जेक्ट लगा लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है, दक्षिण पूर्वी एशिया या इंडो बर्मा। उसके बाद इसकी फैमिली आ जाती है ग्रेमिनी या पोएसी। इंपॉर्टेंट है फैमिली सीरियल्स में, और मोस्टली उत्पत्ति स्थान तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उत्पत्ति स्थान पर विशेषकर इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद अगले आते हैं गुणसूत्र संख्या धान में कितनी पाई जाती है, तो 24 होती है गुणसूत्र संख्या। ठीक है, उसके बाद इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा। इससे पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने भी सीरियल्स क्रॉप होती हैं, सीरियल्स में जैसे आपका हो गया धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जितनी भी आपकी सीरियल्स क्रॉप में आती है 7 से 8 क्रॉप आती है, बट क्रॉप ज़्यादा आती है सीरियल्स में, बट 7 से 8 मेजर क्रॉप है। तो जिसमें इन सभी क्रॉपों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपकी 70% तक ही रहेगी, 70 के इर्द गिर्द ही रहेगी, 68 65 70 68 65 70। ठीक है, तो इस चीज़ों नॉर्मल जो जानकारी मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, तो वही यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है आपकी 70% तक है। प्रोटीन की मात्रा 6 से 7% तक है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं, ये है साधारण धान, साधारण धान प्रोटीन की मात्रा। अब यहीं पर आता है गोल्डन राइस। ठीक है, सुनहरा धान, ये तो हो गया साधारण धान की बात। दूसरा आता है सुनहरा धान, सुनहरा धान, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी 10%, 10% या 10%। ठीक है, उसमें प्रोटीन की मात्रा 10% पाई जाती है। तो मैंने 2 पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करा दिए, तो इसमें विशेषकर ख्याल रखेंगे। उसके बाद वसा की मात्रा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं स्टार मार्क करा दूंगा, उस पर स्टार लगवा दूंगा। उत्पत्ति स्थान आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्रोमोसोम नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धान का पुष्पक्रम कौन सा होता है, तो पेनिकल टाइप में पुष्पक्रम पाया जाता है। क्वेश्चन पुष्पक्रम से मोस्टली आ जाता है, तो इसको ख्याल रखें। धान में पुष्पक्रम पेनिकल पाया जाता है। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, बट याद रखना जाएगा पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है, तो पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये हो गया। उसके बाद अगली स्लाइड पे जाते हैं। अब इसमें लिखा है धान की कितनी प्रजातियां जो उगाई जाती हैं और कितनी की खेती नहीं की जाती। तो टोटल धान की वैरायटी जो होती है वो 24 होती हैं। ठीक है, उसमें से कुछ वाइट होती हैं, कुछ की खेती की जाती है, जिसमें से 22 लगभग जंगली हैं और 2 की खेती की जाती है। ठीक है, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेब्रेमा। ओराइजा ग्लेब्रेमा की खेती अफ्रीका में की जाती है, ओराइजा सटाइवा की खेती हमारे यहाँ की जाती है। अगेन ओराइजा सटाइवा को ऋतुओं के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है, तो वही सब यहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो पहला है धान की 24 प्रजातियां उगाई जाती हैं, मैंने आपको बताया था। टोटल धान की कितनी प्रजातियां हैं 24, 22 जंगली हैं। ठीक है, और 2 की खेती की जाती है। ओराइजा सटाइवा की खेती लगभग पूरे विश्व में की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है ओराइजा सटाइवा की 3 अन्य प्रजातियां। तो पहली आती है जपोनिका। ठीक है, जपोनिका जापान में नाम से सिद्ध हो रही है, जपोनिका नाम से आ रही है कि जापान में होगी। उसके बाद आती है जावानिका, और उसके बाद आती है इंडिका। ठीक है, तो 3 वैरायटी इसमें आपकी पढ़नी है। आपको एक सेकंड में थोड़ा सा पेन को लाइट कर लेता हूँ, मोटा कर लेता हूँ। तो जपोनिका आपकी नाम से आ रही है, जपोनिका मतलब जापान में। ठीक है, उसके बाद जावानिका इंडोनेशिया में। ठीक है, जावानिका थोड़ा याद रखें, जपोनिका तो याद हो जाएगा। इंडिका मतलब इंडिया, तो यहाँ से नॉर्मली याद हो जाएगा। उसके बाद इंडिका को फिर 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया जलवायु के आधार पर, अस, अमन और बोल। तो अस की बुवाई का समय कब है, अस की बुवाई का समय मई और जून। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, और ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले अच्छे प्रश्न हैं, जो कैडेट के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अमन की बुवाई कब करते हैं, जून जुलाई में करते हैं।
एक चीज और मैं बता दूं, यहीं पे जब मैं बुवाई बोल रहा हूँ तो इसका मतलब धान के केस में ट्रांसप्लांट होता है, मतलब रोपाई करना, ठीक है। दूसरी चीज, धान की डायरेक्ट सीडिंग भी की जाती है, डायरेक्ट बुवाई भी की जाती है, छिड़काव विधि से भी बुवाई की जाती है, तो वो भी आगे मैं बताऊंगा कितनी बीज दर लगती है, ठीक है। उसके बाद बोरो, इसकी हम क्या करते हैं रोपाई नवंबर दिसंबर में करते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब चलते हैं आगे की स्लाइड में, आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे बात आती है बीज दर की। डिफरेंट टाइप की संकर है और महीन धान है, मोटा धान है, तो हर किसी धान की अलग अलग बीज दर होती है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे बीज दर लिखी हुई है। तो पहला है महीन धान की बीज दर, ठीक है। जो महीन धान होता है उसकी 30 से 35 किलोग्राम। इसमें इस तरह से याद रखना है कि महीन धान, मोटा धान, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। इसीलिए मोटे धान की बीज दर 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद सामान्य धान, ये नॉर्मल क्वेश्चन अगर वो पूछेगा कि सामान्य धान की बीज दर निम्नलिखित में से कितनी होती है, और ऑप्शन में यहाँ पे दे देगा 80 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 120 किलोग्राम और 150 किलोग्राम। तो सामान्य धान की बीज दर आपका ऑप्शन बहुत सरल बन जाएगा 80 किलोग्राम। ये डाटा थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे उसने दे दिया 75 किलोग्राम, 95 किलोग्राम, 120 किलोग्राम और 150 किलोग्राम, तो यहाँ पे 95 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन क्या है। वैसे ऐसा डेटा आएगा नहीं, डायरेक्ट आपसे ऐसा डेटा पूछा जाएगा। मोस्टली संकर धान की बीज दर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, संकर धान की बीज दर, क्योंकि हाइब्रिड राइस की बात कर रहा है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें SRI विधि है, ठीक है। SRI विधि, SRI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो SRI का आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिस्टम ऑफ राइस, एक मिनट में इसमें अरेस्ट कर दूँ थोड़ा सा, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो अगले लिख सकता है वो लिख लिए, इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट आप प्रोनाउंसिएशन ठीक करना वहाँ पे कर ले जाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। SRI विधि से सीड रेट कितने रखते हैं, 6 से 7 kg, और डिबलिंग से, ठीक है। डिबलर द्वारा, मतलब डिबलर एक यंत्र, इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरह का यंत्र होता है जिससे बुवाई की जाती है, ठीक है। तो डिबलर वो चीज है, डिबलर तो आपको बुक में इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा। तो डिबलर द्वारा कितने रखते हैं, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट डिबलर के द्वारा रखी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछली बार कई एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सीरियस लें, और सीड रेट सभी की आपको पता होनी चाहिए। तो अब चलते हैं आगे की स्लाइड पे और हम बात करते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं हिल्स से दिया है, तो एक हिल्स में साधारण धान के कितने पौधे होने चाहिए, एक हिल्स में संकर धान के कितने पौधे होने चाहिए। तो साधारण धान के तो 3 से 4 पौधे मोस्टली लगाएंगे, क्योंकि एक दो पौधा अगर वहाँ पे नहीं चलता है तब उसमें से आराम से अच्छा पौधा तैयार हो सके। और हाइब्रिड राइस में क्या होता है, मैक्सिमम केस में वैरायटी में पौधा आने के चांसेस रहते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय होने के, किसी तरह से पौधा खत्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उसमें 1 से 2 पौधा, 2 से 3 पौधा मैक्सिमम लगाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है साधारण धान के 2 से 3 पौधे, जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4, ठीक है। उसके बाद संकर धान के 1 से 2 पौधे। अब हिल्स होता क्या है, जहाँ पर पौधे को प्लांट करते हैं, जब रोपाई धान की करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे करके पौधे एक जगह लगा देते हैं, तो जिस जगह पे पौधे लगाते हैं आप देखा होगा 2-3 पौधे ऐसे करके लगाते हैं, तो वही जगह हिल्स होती है, जहाँ पे लगाते हैं वो जगह हिल्स होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है 1 हेक्टेयर धान रोपाई हेतु आवश्यक नर्सरी का क्षेत्रफल। अगर हमें 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई करनी हो तो कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होनी चाहिए, तो नर्सरी डालने के लिए तो 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये डेटा आपका हेक्टेयर में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर हेक्टेयर में पूछेगा तो डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। 10,000 से कर देंगे, डेटा आपका हेक्टेयर में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा था हिल्स वाला, और दूसरा ये, ठीक है। ये मोस्टली याद रखिए क्योंकि डेटा हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकता है, मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया। अब आते हैं डेपो विधि से। तो डेपो विधि धान में बहुत प्रचलित है और इससे क्वेश्चन हर साल लगभग आ जाता है, तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे। इसमें से इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको मैट मेथड भी बोलते हैं। मैट मींस चटाई, तो इसको मैट मेथड भी बोलते हैं। आई कहाँ से थी, फिलीपींस से आई थी, ठीक है। वही यहाँ पे सब लिखा गया है। पहली बार कहाँ से प्रयोग किया गया था, तो फिलीपींस मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला,
और हुआ का प्री पीस, ठीक है। इस विधि को मैट मेथड भी कहते हैं, मतलब चटाई वाली विधि होती है, मैट की चटाई। डेपोक विधि से धान की नर्सरी जो है 12 से 14 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। टाइम ऑफ ड्यूरेशन इसका कम है, इसीलिए इसको विशेषकर ख्याल रखें। और नॉर्मली 25 दिन, 25 से 28 दिन या 25 दिन 30 दिन तक, 1 महीना मैक्सिमम तैयार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डेपोक विधि से 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2 से 2.5 किलोग्राम बीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि डेपोक विधि में कितनी बीज का प्रयोग करते हैं प्रति वर्ग क्षेत्रफल, प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में, ठीक है। तो ये डेटा दिया हुआ है। मोस्टली यहाँ पर आपको डेज याद रखने हैं, प्रयोग कहाँ हुई थी, दूसरा नाम क्या है। उसके बाद पूछा गया डेपोक विधि से 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल रोपाई हेतु नर्सरी का क्षेत्रफल 40 से 45 या 45 से 50, ठीक है। डेटा थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट हो सकता है, बट आपको 40 से 50 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट इसमें है, इसको याद रखें कि अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की हमको रोपाई करनी हो तो नर्सरी का क्षेत्रफल हम डेपोक विधि में क्या रखेंगे वो यहाँ पर बताया गया है, तो उसको बेसिस कर ख्याल रखें, ठीक है। दिन कितने, 12 से 14, क्षेत्रफल कितना, 40 से 45 वर्ग मीटर, और इसको बोलते हैं मैट मेथड। और दोबारा जो भी इंपॉर्टेंट मिलेगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब लिखा है 1 वर्ग मीटर में हिल्स की संख्या, मतलब अगर 1 वर्ग मीटर जगह है हमारे पास तो उसमें कितने हिल्स होने चाहिए अच्छी पैदावार लेने के लिए, यहाँ पर इसका सेंस ये है, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर मान लेते हैं, ये जगह आपके पास 1 वर्ग मीटर है, तो इसमें ऐसे करके कितने पौधे लगे होने चाहिए हिल्स में। हिल्स मतलब जहाँ पर पौधे को प्लांट करते हैं, तो 1 वर्ग मीटर में 50 हिल्स होने चाहिए, ठीक है। 1 वर्ग मीटर में 50 हिल्स होने चाहिए। उसके बाद कहते हैं डेपोक विधि से उगाई गई धान की नर्सरी रोपाई करते समय प्रति में पौधों की संख्या 3 से 4 रखते हैं। प्रति हिल्स होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रति हिल्स। प्रति हिल्स में पौधों की संख्या कितनी रखते हैं, तो 3 से 4। मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि अगर साधारण धान के पौधे हैं तो 2 से 3 या 3 से 4 हिल्स, 3 से 4 पौधे लगाते हैं हिल्स में। अगर संकर धान के हैं तो 1 से 2 पौधे लगाते हैं, मैंने बता चुका हूँ इससे पहले। उसके बाद आता है कोल बीडर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एसआरआई विधि से रोपे गए धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोल बीडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एसआरआई विधि से रोपे गए धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग करा जाता है, ठीक है। उस चीज को बताया गया। उसके बाद बताया गया एसआरआई पद्धति की खोज मेडागास्कर में हुई थी। मेडागास्कर, अगले लिखा वो द्वीप है, मतलब एसआरआई विधि। एसआरआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। एसआरआई पद्धति की खोज नहीं और उपयोग भारत में प्रथम बार कहाँ किया गया था, तो तमिलनाडु में किया गया था। ये है तमिलनाडु में। पूछ लिया जाता है कि एसआरआई पद्धति भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ की गई थी, तमिलनाडु में करी गई थी। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्योंकि काफी बड़ी वीडियो बनेगी वरना। अब यहाँ पे लिखा है संकर धान के जनक कौन है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। संकर धान के जनक मिस्टर राइस कौन है और सुपर राइस। तो सुपर राइस जीएस खोस, मिस्टर राइस एसके दत्त, मिस्टर राइस एसके दत्त, सुपर राइस जीएस खोस, और संकर धान वाइगल पिंग, ठीक है। युआन लॉन्गपिंग युआन करके इनका नाम है, लॉन्गपिंग युआन, ठीक है। सुपर राइस के जनक जीएस खोस, ठीक है। जगदीश सिंह खोस करके शायद इनका पूरा नाम है। उसका मिस्टर धान, मिस्टर राइस ज्यादा अच्छा है, मिस्टर राइस और सुपर राइस। यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर राइस और यहाँ पर मिस्टर राइस। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा हिंदी में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मिस्टर राइस एसके दत्त, ठीक है। अब आता है धान की रोपाई की गहराई। अगर हम एक पौधा रोपाई कर रहे हैं तो गहराई यहाँ पे वही मतलब है, तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, धान में रोपाई से पूर्व पाटा लगाकर पलेवा करके जल को रोकने की क्रिया को पडलिंग कहते हैं। जल को रोकने की क्रिया मतलब अगर हमने जुताई करी, पलेवा किया और पाटा नहीं लगाया तो सारा जल इनफिल्ट्रेट हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, ठीक है। इनफिल्ट्रेट मतलब अपर लोअर से लोअर लेयर में नीचे जाके नीचे चला जाएगा, ठीक है। लीच डाउन हो जाएगा, सर्कुलेशन हो जाएगी उसमें, ठीक है, अपर लोअर टू लोअर लेयर में। तो जल को पाटा लगा देते तो एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर और जल का रिसाव नीचे नहीं होता है, तो वही यहाँ पर मतलब है कि पडलिंग उसी चीज को बोलते हैं। उसके बाद कहता है धान में पर बॉइलिंग।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करने पर विटामिन B12 इकट्ठा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। परवाइलिंग होती क्या है? परवाइलिंग होती है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब धान की कटाई के बाद जब ये राइस मिल में जाता है तब क्या होता है, धान को कुछ समय के लिए पानी में भिगोया जाता है 3 से 8 घंटे तक के, एक ड्यूरेशन होता है टाइम का। भिगोने के बाद उसको छाव में सुखाया जाता है, कुछ देर बाद उसको हीट करा जाता है, स्टीम करा जाता है। स्टीम करने के बाद उसमें उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए होता है, स्टीम किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, विटामिन B12 इकट्ठा हो जाता है। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, मैंने एक जनरल बता दिया आपको। तो ये होता है। उसके बाद आगे चलते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? खरपतवार नियंत्रण में आपको सबको पता है मछली या ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर करते हैं, या 2 से 3 से 4 मतलब, ठीक है। तो धान में मछली या ब्यूटाक्लोर का उपयोग करते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पेंडिमेथ्रिन की 3 लीटर मात्रा, याद रखना, पेंडिमेथ्रिन की 3 लीटर मात्रा रोपाई के 2 से 3 दिन के अंदर 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखना कि मछली या ब्यूटाक्लोर को कब छिड़कते हैं। उसके बाद आ जाती है प्रजातियां, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहली प्रजाति कौन सी है? TN1। उसके बाद IR8। IR8 को हम विश्व का जादुई धान भी कहते हैं। भारत का जादुई धान जया है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो TN1 इसका क्रॉस पूछा गया है, DC वुजिन ये वैरायटी है, DC वुजिन वैरायटी है और टसाइनोंग चाइनीज वैरायटी है, क्योंकि इनके पिता भी शंकर धान के पिता भी हुआन लोंगपिंग, अब आज से ही लग रहा है कि चाइनीज ही होंगे, ठीक है। उसके बाद ये गलती हो गई, TR नहीं IR है, इसको नीचे से कर लो। तो IR8 DC वुजिन गुणे वर्ड पेटा, वर्ड का मैजिकल धान, ये सेंटेंस है वैसे, ये पेटा की वैरायटी है, पेटा और DC वुजिन, इन दोनों को क्रॉस से क्या निकली है? IR8। इसे विश्व का जादुई धान कहते हैं। तो जो भी आपकी IR8 वैरायटी है इसे विश्व का जादुई धान कहते हैं। उसके बाद जया, ये जो है आपकी, ये भारत का जादुई धान बोला जाता है और इसे डॉक्टर शास्त्री ने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है। क्रॉस क्या है? TN1 और TN141, TN1 इंटू TN141 के क्रॉस से निकली गई है, ठीक है। उसके बाद पद्मा और साबरमती, इसकी एक स्पेशल क्वालिटी भी जो लिखी है, प्रोटीन की अधिक मात्रा और झोंका रोग के प्रति अधिक, झोंका रोग मतलब ब्लास्ट ऑफ पैडी, आगे हम पढ़ेंगे, ब्लास्ट ऑफ पैडी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अधिक प्रतिरोधी प्रजाति। जगन्नाथ प्रजाति जो इसकी है, ये उत्परिवर्तित म्यूटेंट वैरायटी है, इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं, म्यूटेंट वैरायटी है ये, उत्परिवर्तित मतलब म्यूटेशन वाली वैरायटी, म्यूटेशन से विकसित की गई थी, इसलिए म्यूटेशन वाली वैरायटी है, भूलना नहीं इसको, इंपॉर्टेंट है। और औषधीय प्रजाति कालोजेरा, कालोजेरा औषधीय प्रजाति। तो ये जो स्लाइड है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे किसी भी अपने बुक नोटबुक पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है सुगंधित प्रजातियां, टाइप 3, कस्तूरी, PRS 10, पूसा बासमती। तो ये सब आपकी सुगंध, पूसा बासमती की प्रथम संकर प्रजाति, ये जो पूसा बासमती है यहाँ की प्रथम बौनी प्रजाति है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी, ओके। तो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आती है हरियाणा बासमती 1, मोस्टली आपको टाइप 3, कस्तूरी, पूसा बासमती 1 और PRS 10, इतनी याद करनी है, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आता है चिपचिपाहट का कारण। आपने देखा होगा जब चावल बनते हैं, चावल बनाने के टाइम में चिपचिपाहट थोड़ा सा निकलता है पानी उसमें से, तो वही है एमाइलेज एंजाइम की वजह से ये होता है उसमें, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा कि चावल बनने के समय चिपचिपाहट का कारण निम्न में से है, धान में चिपचिपाहट का कारण होता है तो एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। सुगंध किसके कारण आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, डाइएसिटाइल 1 पायरोलाइन, ठीक है। डाइएसिटाइल 1 पायरोलाइन के कारण धान में सुगंध आती है। बनने के टाइम आपने देखा होगा धान में महक आती है, घर में कि अच्छा चावल बन रहा है, कौन सी महक आ रही है, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। संकर वैरायटी की बात करते हैं। तो संकर प्रजाति मतलब हाइब्रिड। तो हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? पहला तो क्वेश्चन आपको मैंने यही बताया था हाइब्रिड के केस में कि शंकर धान के पिता युआन लोंगपिंग, पूछे जाने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। उसी तरह संकर वैरायटी पहली कौन सी है? CORH1, इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। CORH1, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। APRS 1, 2, 3, एक वैरायटी नहीं, 3 वैरायटियां, APRS1, APRS2 और APRS3, ये 3 वैरायटियां हैं संकर प्रजाति में। अब आता है अधिक जल चाहने वाली। आपको पता है खरीफ सीजन की क्रॉप है,
मोस्टली बारिश होती है, अधिक जल चाहने वाली वैरायटी ऐसे याद कर सकते हैं। तो एक में जलमग्न लगा हुआ है, जल लहरी, चकिया 59, मधुकर और जलप्रिया। तो ये वैरायटियां अधिक जल चाहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आगे स्लाइड कर सकते हैं। सामान्य प्रजाति कौन कौन सी है? मसूरी, नरेंद्रधाम वन, सरयू बावन, साकेत 4। आपको वैरायटी सारी याद रखनी है, वैरायटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि वैरायटी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आते हैं जनरल क्वेश्चन। आपको पता धान स्वपरागित फसल है, ठीक है। कोई जनरल क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले। धान एक स्वपरागित फसल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। आज जाना क्वेश्चन अच्छा है। धान से पौधे की दूरी 20 इंटू पौधे से पौधे रो टू प्लांट, पौधे से पंक्ति की दूरी, पौधे से पंक्ति की दूरी 20 इंटू 20, ठीक है। उसके बाद धान के लिए उपयुक्त मृदा, तो चिकनी दोमट मिट्टी, सॉर्टे प्लांट है, ठीक है। अर्धकालीन बोलते हैं सॉर्टे को, हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, बट सॉर्टे प्लांट है, तो इसको ज्यादा कुछ टफ इंग्लिश नहीं है। सॉर्टे प्लांट मतलब छोटे अर्धकालीन दिन वाला है, छोटे दिन वाला पौधा है। धान के तने को क्या बोलते हैं? कलम बोलते हैं। एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, इसको भी याद रखेंगे, ये थोड़ा इग्नोर नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। अब लेमा और प्ले, ये दो टर्म आते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हल बनता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, लेमा एंड प्ले को मिलाकर बनने वाला भाग है, तो हल कल इस तरह से ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लेमा और प्ले धान के तने के भाग होते हैं, ठीक है। जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको बायो में पढ़ाया जाएगा तो उस समय बताया जाएगा कि लेमा और प्ले क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इतना बस समझ लो कि लेमा और प्ले को मिलाकर हल बनता है, धान के तने को कलम कहते हैं, और लेमा और प्ले धान के तने के भाग होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट रख लो। उपयुक्त पीएच कितना चाहिए? 4.6। अगर सॉइल एसिडिक नेचर की है, मतलब अम्लीय मृदा है, तो धान के लिए वो उपयुक्त मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि खरीफ सीजन की तरफ है। नेक्स्ट आता है धान का टेस्ट वेट कितना होता है। अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं धान के टेस्ट वेट से। पहला क्वेश्चन आता है धान का टेस्ट वेट, दूसरा आता है बासमती राइस का टेस्ट वेट, ठीक है। तो धान का तो 25 ग्राम आपका होता है और बासमती राइस का 21 ग्राम होता है। दोनों लिखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, और दोनों अच्छे क्वेश्चन है, तो दोनों को स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। धान के फल का प्रकार क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है, ठीक है। धान के खेत से निकलने वाली गैस मीथेन होती है। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको याद रखना। कैडेट में बहुत नॉर्मल ऐसे ही पेपर आएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह से आएंगे। धान की उपयुक्त वृद्धि के लिए जलमान कितनी है? 100 से 150 सेंटीमीटर या 1000 से 1500 mm कर देना यहाँ पे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दो निकल के आ रहे हैं। 100 से 150 सेंटीमीटर भी ठीक है, 1000 से 1500 mm भी ठीक है, तो दोनों डाटा चेंज हो सकता है, इसीलिए मैं पहले कन्वर्ट करके बता देता हूँ आपको। कटाई के पश्चात भंडारण हेतु नमी कितनी होनी चाहिए? तो 10 से 12% नमी होनी चाहिए। अगर कटाई कर रहे हैं, कटाई के पश्चात हमको भंडारण करना है, तो उसमें कितना मॉइस्चर होना चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए कि हम उसको भंडारण कर सकें अच्छी तरीके से, खराब ना हो, तो 10 से 12%, ठीक है। कटाई हेतु नमी की उपयुक्त मात्रा 15%, मतलब कितनी नमी उसमें होनी चाहिए तब हम कटाई करें, तो 15% नमी होगी तब हम उसमें कटाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एसआरआई विधि से धान की नर्सरी 10 से 12 दिन में या 12 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। एक क्वेश्चन शायद पहले हो चुका है, रिपीट हो गई। नेक्स्ट आते हैं रोग। तो पहला रोग यही है, धान का झोंका रोग, ब्लास्ट ऑफ पैडी। पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक के कारण होता है। लिखा है जैसा कि पहली चीज इसमें कवक का नाम याद होना चाहिए, दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कि धान में झोंका रोग होता है किसकी वजह से? ब्लास्ट ऑफ पैडी, पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक के कारण होता है। और दोनों क्वेश्चन इसमें यही बनते हैं कि अगर केवल ऐसे पूछ लिया जाएगा ब्लास्ट ऑफ पैडी किसकी वजह से होता है और उसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं रिचमैन डिजीज। रिचमैन डिजीज क्यों बोलते हैं ये यहाँ पे शायद नहीं लिखा होगा। रोकथाम के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, और प्रतिरोधी प्रजाति कौन कौन सी? तुलसी, कनकनंदन और साबरमती। अच्छा, रिचमैन डिजीज बोलते हैं क्यों? रिचमैन डिजीज को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन का प्रयोग करा जाता है रोकथाम के लिए। सिलिकॉन बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा आता है, इसीलिए इसको रिचमैन डिजीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्योंकि स्लाइड में वीडियो लंबा नहीं होगा। नेक्स्ट, धान की पत्ती का झुलसा रोग, तो बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट। तो ये रोग आपका होता है जैंथोमोनास ओराइजी कवक के कारण, ठीक है। तो ये होता है आपका बैक्टीरियल लीफ ऑफ ब्लाइट। ब्लाइट मींस झुलसा, पत्ती का झुलसा, ठीक है।
धान में ये रोग ज़ैंथोमोनास ओराइजी नाम आसानी से याद हो जाएगा, जीवाणु, सॉरी ज़ैंथोमोनास ओराइजी जीवाणु के कारण होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ज़ैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के कारण होता है। अगले चलते हैं नेक्स्ट रोग पे, धान की पत्ती का भूरा धब्बा रोग। ये रोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है क्योंकि इसी रोग के कारण बंगाल में फेमाइन आया था, ठीक है, नीचे लिखा है, उसी रोग के कारण बंगाल में अकाल आया था, बंगाल फेमाइन आया था 1943 में। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ये कवक का नाम है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के कारण ये रोग आया था और इसमें कई लाख लोग मर गए थे, 8 से 10 लाख लोगों की जनसंख्या खत्म हो गई थी इसमें। ये अकाल पड़ गया था उस टाइम जब रोग आ गया था तो भुखमरी आ गई थी, तो इसको इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद टुंगरू रोग, तो टिंगरू रोग का बाहर होता है हरा फुदका, इसको फैलाने के कार्य ये वायरस के द्वारा होता है, यही सब यहाँ पे लिखा है। हरा फुदका निफोडोटिक्स निग्रोपिक्टस, निफोडोटिक्स वायरसेंस, निफोडोटिक्स निग्रोपिक्टस, निग्रोपिक्टस निफोडोटिक्स वायरसेंस, ये दो वैरायटियां होती हैं, साइंटिफिक नेम है ये हरा फुदका का, ग्रीन ऑफर, और ये फैलता किससे, विषाणु से, हरा फुदका। टुंगरू रोग किसके द्वारा होता है, हरा फुदका के द्वारा होता है। इसकी दो वैरायटियां होती हैं, निफोडोटिक्स निग्रोपिक्टस और निफोडोटिक्स वायरसेंस, तो इसको दोनों को आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, धान का बकेरी रोग, ये रोग जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंगस के कवक के द्वारा होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा आउटलाइन कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक, ये चीजें याद रखनी है कि कौन सी चीज किससे हो रही है, कवक से हो रही है, जीवाणु से हो रही है, जैसे आपका ज़ैंथोमोनास जीवाणु से था और ओराइजी यहाँ पर कवक से है, तो इस चीजों को आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है पांसुक बीमारी, नाइट्रोजन की कमी से होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अपोची रोग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से होता है, ये भी चीज में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी कमी है कौन सी अधिकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आप। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, खैरा रोग बहुत फेमस रोग है, इसकी खोज बायोलिनी ने करी थी और ये पंतनगर में खोजा गया था, जिंक की कमी से होता है, तो बहुत से कॉमन क्वेश्चन हो गए, बायोलिनी ने इसकी खोज करी थी पंतनगर में। खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, ठीक है। उफरा रोग, ये रोग निमेटोड से होता है, डाइटिलेंसिस एंग्यूस्टस, ये आपको भी याद करने हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको याद नहीं करनी है, आपको भी याद करने हैं। डाइटिलेंसिस एंग्यूस्टस आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछे जाने वाले अच्छे क्वेश्चन और अपने काम में आएंगे आगे सेमेस्टर के एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं धान में लगने वाला कीट, धान का पीला तना क्षेत्र, तो स्कार्पोफाइगा इंस्ट्रेटुलस, इसका वानस्पतिक नाम सॉरी जंतु वैज्ञानिक नाम इसका स्कार्पोफाइगा इंस्ट्रेटुलस, और एक सैनिक कीट लगता है आपका, ये लिखा माइथेमा सेपरेटा, और गंदी पर लेप्टोपोर्चा एक्यूटा, लेप्टोपोर्चा बेरिकार्निस, इसकी एक वैरायटी और होती है लेप्टोपोर्चा बेरिकार्निस। तो ये सारे साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं, जैसे मुझे याद है तो आपको भी याद करने हैं। ये विश्वास करिए, आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पीला तना क्षेत्र स्कार्पोफाइगा इंस्ट्रेटुलस, सैनिक कीट माइथेमा सेपरेटा, गंदी पर लेप्टोपोर्चा एक्यूटा, लेप्टोपोर्चा बेरिकार्निस, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, भूलना नहीं है। उसके बाद आते हैं उपज के बारे में, तो सामान्य धान की 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, संकर की 65 से 70। संकर वैरायटी मोस्टली इसीलिए उगाई जाती है ताकि उपज अच्छी हो सके, तो इसीलिए उनकी उपज ज्यादा होती है। धान में चावल का प्रतिशत या हाली परसेंटेज जो बोलते हैं 66% तक होता है, ठीक है। गोल्डन राइस में सबसे अधिक प्रोटीन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 66% 11% होती है। विटामिन ए पाई जाती है, एक एडिशनल पॉइंट इसमें आ गया, ठीक है। धान की सिंचाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है, बूटिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धान की सिंचाई की उपयुक्त अवस्था बूटिंग होती है, इसको ख्याल रखना है विशेषकर, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्रॉप कंप्लीट होती है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना, तो आपको जितना भी से नोट्स बनाना हो आप नोट्स बना लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।